रूमर्स कैसे फैलते हैं, और जब सोशल मीडिया पे कोई रूमर चलता है तो उसका प्रोपोगेशन कैसे होता है, किस तरीके से फैलेगा एक न्यूरल नेटवर्क के ऊपर कोई रूमर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब कोई डिसीजन मेकिंग इंस्टेंस आता है तो किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोपोगेशन होता है। जब कोई प्रोटीन फोल्ड होकर बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में आता है तो उसको क्या चीजें गवर्न करती है। जब लोहा चुंबक बनता है तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है। जब पक्षी उड़ते हैं और 50-60 हजार के झुंड में उड़ते हैं और जब उनको आसमान में देखा जाता है और वो एक बड़ा ही विहंगम सा दृश्य बना देते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, तो क्या वो कोई स्पेसिफिक साइंस या फिजिक्स का कोई रूल फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो सारे सवाल हैं ये एक बहुत ही बेसिक चीज की साइड पॉइंट करते हैं। वो ये है कि तुमको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तुमको लगा होगा कि सर कोई प्रिंसिपल बताने वाले हैं। दोस्तों, प्रिंसिपल मैंने नहीं बताया, प्रिंसिपल ऑलरेडी बता दिया है एक बड़े ही महारथी ने, और उनको इस प्रिंसिपल को बताने के लिए अपने फील्ड का सबसे बड़ा प्राइज भी मिल चुका है। तुमने अब तक तो गैस कर लिया होगा मैं किसकी बात करने वाला हूं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैं एक सस्पेंस तो मेंटेन करके चलूंगा। दोस्तों, चालू करें अगर अपन तो, अगर मैं तुमको बोलूं कि मेरी मुट्ठी में इस वक्त कितने एटम्स होंगे, तो तुम बोलोगे सर मुट्ठी तो छोटी है लेकिन एटम का साइज तो बहुत छोटा है ना दोस्तों, तो कितने होंगे। कह सकते हैं आम भाषा में अनगिनत होंगे, खूब सारे होंगे, है ना। तो इस कमरे में कितने होंगे। कमरे में मान लो मैं बोलता हूँ 1 मोल भी अगर मैं लेता हूँ, 1 मोल, 9th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों अभी तुमने साइंस में, टर्म 1 का एग्जाम भी आ रहा है, तो 1 मोल अगर मैं एटम्स लेता हूं तो वो भी हो जाते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब इतने सारे एटम्स हैं, लेकिन जब मैं क्लास 11th में आता हूं और जब मेरा आमना सामना होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, तो वहां पे मैं एक चीज पढ़ता हूं जिसको कहते हैं VRMS, वी मोस्ट प्रोबेबल, वी एवरेज, जहां पे खूब सारे जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनकी स्पीड कितनी है, उसकी एवरेज वेलोसिटी निकाली हुई है, उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकाली हुई है, उसकी RMS वैल्यू निकाली हुई है। कैसे निकाली, एक एक पार्टिकल को पकड़ा, उसकी स्पीड नोट करी और फिर उसको बोला अच्छा तुम चलो नेक्स्ट आओ। नहीं ना, कर भी नहीं सकते हैं। कितना करोगे, चलो हर सेकंड अगर एक पार्टिकल को पकड़ते हो तो 10 की पावर 23 सेकंड तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स को पकड़ के उनकी स्पीड निकालने में लग जाएगा, और फिर तुमको पता चलेगा अरे यार अभी तो 0.000000001% से भी कम हूं, तो इस पूरे ब्रह्मांड को कैसे रोक पाऊंगा। तो दोस्तों, यहां पे मॉडलिंग की बहुत जरूरत है। मॉडलिंग का मतलब वो नहीं है जो ग्लैमरस मॉडलिंग होती है, यहां पे मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स में जब मैथमेटिकली किसी सिस्टम को रख दिया जाता है, उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं और फिर देखा जाता है कि किस तरीके से ये सिस्टम बिहेव करेगा। और ऐसा ही कुछ किया जॉर्जियो पैरिसी साहब ने। उनने जो कंप्लीटली डिसऑर्डर्ड सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर भी एक सिमेट्री निकाल दी, उनको भी एनालाइज करने का एक तरीका निकाल दिया। अगर इसी चीज को समझाना चाहूं मैं तुम्हें, तो जब मैं किसी एक गैस को लेता हूं, यहाँ पे 11th क्लास के जो मेरे दोस्त हैं वो अप्रिशिएट भी कर पाएंगे इस चीज को, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम पढ़ते हैं कि जो गैसेस हैं वो आइडियल हैं, और आइडियल हैं अगर वो गैसेस तो उनके जो पार्टिकल्स हैं उनका वॉल्यूम तो होगा 0 और उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन जब मुझे भूख लगती है और मैं किचन में जाके मम्मी को बोलता हूँ यार मम्मा आज खाने में क्या बनाया है, तो मैं देखता हूँ स्टोव पे गैस जल रही है, और गैस जो जल रही है वो जल रही है LPG के कारण, और उसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो अगर किसी गैस में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है तो ये गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कैसे बन गई। क्योंकि मुझे ये पता है 9th क्लास में जब मैंने साइंस पढ़ी थी तो मुझे पता है कि जब गैसेस हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम होता है, थोड़ा बढ़ता है तो लिक्विड, और ज्यादा बढ़ जाए तो सॉलिड बन जाता है। ठीक है, अब जब मैं सड़क पे निकला तो मैंने देखा कि भाई ऑटो वाले भैया आ रहे थे। मैंने ऑटो वाले भैया को बोला भैया मुझे जाना है मार्केट से घर। उनने बोला चलो। मैंने देखा यार ये तो CNG पे चलने वाला ऑटो है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब यहां पे जब मैं इन चीजों को रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहा हूं तो वहां पर एक सवाल आया मेरे सामने कि किस तरीके से कंट्रोल होता है इन गैसेस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। कौन कंट्रोल करता है, कैसे आप बता पाते हो किसी मॉलिक्यूल को कि क्या करना है क्या नहीं करना, और हाउ डज इट नोज कि भाई लिक्विड बनना है, गैस बनना है कि सॉलिड बनना है। दोस्तों, ये जो सारी चीजें होती है ना, ये एक फिजिक्स के अंदर या किसी भी साइंस के फील्ड के अंदर मॉडलिंग के अंदर आ जाती है। ऐसा ही कुछ किया जॉर्जियो पैरिसी साहब ने, क्योंकि उनने एक मॉडलिंग कर दी। लेकिन क्या ये उन्हीं ने चालू किया फील्ड।
जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला है? बात ऐसी नहीं है दोस्तों, बात थोड़ी पुरानी है, बात है 1880s की। वहां पे कुछ महारथी जिनका नाम जेईई नीट एस्पायरेंट्स ने तो जी भर के सुना हुआ है, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड गिब्स। थर्मोडायनेमिक्स जो है उसके अंदर मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड गिब्स का नाम अगर नहीं सुना है, यानी बच्चों तुमने पढ़ाई ढंग से नहीं करी है, एग्जाम वाले दिन माथे से पसीना निकलने वाला है। क्योंकि जेई के अंदर 3 से 4 सवाल आते हैं केटीजी थर्मो के, नीट के अंदर तो 6 सवाल पक्के मान लो, और एडवांस भी केटीजी थर्मो से खासा प्यार करता है। तो अब बात करें अगर अपन, तो जो बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल और गिब्स साहब हैं, इनके दिमाग में भी यही एक सवाल आया था कि ये जो गैसेस हैं, भाई हवा है, हवा में गैसेस हैं, भाई हवा में हाइड्रोजन है, हवा में आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये कैसे बिहेव करती हैं? इनको बताता कौन है कि करना क्या है? क्या इनका कोई पर्टिकुलर तरीका है चीजें करने का, या सब कुछ रैंडम है? लेकिन सब कुछ अगर रैंडम है तो इतना ज्यादा ऑर्डर्ड कैसे है कि इस कमरे में मुझे यहां ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन अगर मैं आगे आ जाता हूं तो भी ऑक्सीजन मिलेगा, और पीछे चला जाता हूं तो भी ऑक्सीजन मिलेगा? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि ऑक्सीजन किसी कोने में जाके बैठ जाए और बोले बस अब मैं वहां से हिलूंगा नहीं? ऐसा होता तो अब तक पता नहीं कितने लोग मर चुके होते। यानी कोई तो ऐसी चीज है जो इस पूरे सेटअप को चला रही है, और फिजिक्स में उसको समझना बहुत जरूरी हुआ। इसलिए एक पर्टिकुलर ब्रांच का जन्म हुआ फिजिक्स में दोस्तों, जिसका नाम था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक प्रोबेबिलिस्टिक ब्रांच है फिजिक्स की, जो कि ये बताती है कि क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या अरेंजमेंट हो सकते हैं, किस तरीके से चीजें बिहेव कर सकती हैं। और जब इसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं अपन और अपने लेवल पे देखते हैं, तो हमें मिलता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे हम देखते हैं एक कर्व जहां पे अलग अलग वेलोसिटीज का प्रोफाइल होता है। उस पे सवाल भी आते हैं और अपन सवाल करते भी हैं, और हम नंबर बटोर के एक अच्छी कॉलेज में भी जाते हैं और एक अच्छा भविष्य बनाते हैं। इस बार का जो नोबेल प्राइज है वो यह बता रहा है बच्चों तुम सबको कि जो तुम पढ़ रहे हो वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि वो सिर्फ 4 नंबर या 5 नंबर या 10 सवाल तक सीमित नहीं है, रैदर वो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में वीडियो में बोला था कि रूमर्स जो हैं वो नेटवर्क पे कैसे प्रोपोगेट होते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स काम कैसे करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मॉडलिंग करनी है तो कैसे करी जाएगी, प्रोटीन जब बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में फोल्ड होते हैं तो कैसे होते हैं, रेदर फ्रीजिंग एंड इवेपोरेशन के जो प्रोसेस है वो कैसे होते हैं, ग्लास के अंदर जो ट्रांजिशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, जब कोई बड़ा स्टार बनता है तो क्या प्रोसेस हो रहे होते हैं। ये हाईली डिसऑर्डर्ड लेकिन एट अ वेरी बिग स्केल अगर देखा जाए तो परफेक्टली ऑर्डर्ड प्रोसेसेस हैं, क्योंकि आप जिंदा भी हैं, नेटवर्क पे इंफॉर्मेशन अभी भी चल रही है, और अभी भी पता नहीं लाखों रूमर्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पे फैल रहे होंगे, व्हाट्सएप को भी नहीं भूल सकते हैं। तो दोस्तों जो इस बार का नोबेल प्राइज मिला वो इसी मॉडलिंग के लिए मिला, लेकिन शुरुआत हुई थी जब मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन और गिब्स साहब के दिमाग में सवाल आया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1920 के समय में एक टीचर ने, विल्हेम लेंज जिनका नाम था, अपने स्टूडेंट को एक होमवर्क टास्क दिया और बोला गया उसको कि भाई इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को तुमको निकाल के लाना है। एक मैग्नेटिक मटेरियल है और उसके अंदर ये देखना है कि किस तरीके से जो मैग्नेट है वो अपने आप को अरेंज करना चाहेगी, और अगर उसको चेंज करा जाएगा तो किस तरीके के बदलाव आएंगे। 3 से 4 साल लग जाते हैं होमवर्क पूरा करने में। तो देखो भाई, उस टीचर को भी देखो जो 4 साल वेट करता है, और उस स्टूडेंट को भी देखो जो 4 साल तक अपना होमवर्क पूरा करके एक मॉडल प्रपोज करता है, और उसका नाम है ईजिंग मॉडल। ईजिंग मॉडल एक्सप्लेन कर देता है दोस्तों आज की तारीख में नेटवर्क के ऊपर रूमर कैसे फैलते हैं, वो एक्सप्लेन कर देता है कि प्रोटीन्स फोल्ड कैसे होते हैं, लेकिन वो काफी सिंप्लीफाइड मॉडल है। सिंप्लीफाइड का मतलब उसके अंदर बहुत अजम्पशंस हैं, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाए तो मुझे मिलता है स्पिन ग्लास मॉडल, एक टेक्निक जहां पे सिमेट्री को ध्यान में रखा गया है, और उस मॉडल को प्रपोज किया था जॉर्जियो परीसी साहब ने, जिनको मिला है इस बार नोबेल प्राइज का आधा हिस्सा। उनने बोला कि अगर मैं एक एलॉय बनाता हूं और उस एलॉय के अंदर मैं कॉपर के साथ कुछ आयरन को मिक्स कर दूं, तो आयरन के जो एटम्स हैं उनके पास उनका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट है। अब नेचर का एक फिक्स नियम है, नियम यह है नेचर का कि जो कि लीस्ट एनर्जी स्टेट होगी उसको नेचर प्रिफर करता है।
लीस्ट एनर्जी स्टेट की मैं बात करूं दोस्तों, तो वो मैं ग्रेविटेशन में भी देखता हूं, वो मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी देखता हूं, वो मैं थर्मोडायनामिक्स में भी देखता हूं, वो मैं केमिकल बॉन्डिंग में भी देखता हूं। तुम अगर फिजिक्स या साइंस या बायोलॉजी को पढ़ रहे हो तो लीस्ट एनर्जी स्टेट सबसे स्टेबल होती है, ये हर जगह पढ़ते हो। रेदर अगर न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी पढ़ोगे तो न्यूक्लियर फोर्सेस में भी 0.8 फेम्टोमीटर पे सबसे कम एनर्जी होती है और जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब ये जो सारी चीजें हैं लीस्ट एनर्जी स्टेट की, ये उस पर्टिकुलर डोमेन पे भी एक्ट कर रही है जो कि आयरन एटम का है। लेकिन वहां पे जब उस पूरे मॉडल को देखा गया तो उसको नाम दिया गया स्पिन ग्लास। अब यहां पे भाई स्पिन क्या है, और ग्लास तो आप यूज ही नहीं कर रहे, आप तो यूज कर रहे हैं कॉपर को और आयरन को, तो ग्लास कहां से आ गया। दोस्तों सॉलिड स्टेट पे जाएं अगर क्लास 12 की, देखो मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूं ना इन सारे टॉपिक्स को, जिससे कि तुम ये देख पाओ कि जो तुम पढ़ते हो किस तरीके से उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके एक नोबेल प्राइज वर्दी आइडिया निकाला जा सकता है। तो जब मैं ग्लास की बात करता हूं तो ग्लास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ग्लास अमोर्फस है, उसमें कोई परफेक्ट ऑर्डर नहीं है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता तो वो क्रिस्टलाइन होता, और अभी इतनी देर से किसकी बात हो रही है, ऑर्डर की, डिसऑर्डर की। तो जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर है ग्लास में वो उसको अमोर्फस बनाता है। देयर इज अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर इन दैट पर्टिकुलर अलॉय, जहां पे कॉपर में बीच बीच में कहीं आयरन डाल दिया गया है। अब होता यह है हर एक आयरन का जो एटम है उससे जो स्पिन एसोसिएटेड है वो लीस्ट एनर्जी स्टेट में आना चाहिए, तो वो अपने आप को अरेंज करेगा। लेकिन जब बड़े उस पे लेवल पे देखा जाएगा तो आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो रैंडम अरेंजमेंट कैसा होगा। इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया परिसी साहब ने एक ट्री ग्राफ अप्रोच से। उनने बोला कि अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं जिसकी एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो ग्राफ चालू होता है और जड़ें जैसे निकलती है वैसे उसमें से अलग अलग जड़ें निकलती चली जाएं, तो कोई एक ऐसा अरेंजमेंट होगा जो कि हो सकता है बेस्ट पॉसिबल न हो, लेकिन अभी बाकी बचे हुए जो अरेंजमेंट्स हैं उनमें सबसे लीस्ट एनर्जी पे हो। बाकी बचे हुए अरेंजमेंट्स का मतलब, मान लो कि कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि जो आयरन का एटम है उसमें 3 ऊपर खड़े हैं और एक नीचे खड़ा है। अब अगर मेरे को इसको ऊपर करना है तो ये मेरे को लगेगा कि लीस्ट एनर्जी स्टेट है क्योंकि सब एक बराबर हो गए। लेकिन इसको ऊपर करने के कारण अगर इधर बाकी जो 4 नीचे हैं उनके मैं अगेंस्ट चला जाऊंगा तो इन 4 के लिए जो स्टेबल है वो इन 4 के लिए अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसी कुछ आर्ग्यूमेंट से जब वो उसको एक्सप्लेन करते तो वो बोलते हैं कि अगर मुझे कभी भी किसी सिस्टम में कोई भी चीज चेंज करनी है तो उसके अंदर सिमेट्री छोटे छोटे चंक्स में देखनी पड़ती है और उसके साथ रिलेटेड एनर्जी देखनी पड़ती है। और उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए उनने जो कॉन्सेप्ट्स यूज करे वो कॉन्सेप्ट्स थे जो अपन पढ़ते हैं केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में, सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ते हैं, और बायोलॉजी वाले बच्चे जब प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं तो वहां पे भी अपन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ही इस बार जो नोबेल प्राइज का आधा हिस्सा है जो परिसी साहब को मिला है वो इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकिन बहुत ही एडवांस लेवल पे ले जाता है, क्योंकि ये नोबेल प्राइज की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अप्रिशिएट करना चाहें, यानी अगर मैं चाहूं कि तुम बच्चे इस चीज को अप्रिशिएट कर सको कि तुम जो पढ़ते हो कितना पावरफुल है, तो वो इतना ही है कि तुम जो पढ़ रहे हो दोस्तों उससे तुम तकरीबन 60 से 70% उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो जिसके ऊपर इस बार का नोबेल प्राइज मिला है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना। तो मैंने अभी तक नोबेल प्राइज फिजिक्स में जो मिले दोनों जो पार्ट थे उनको तुम्हारे साथ डिस्कस किया है। जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा और जरूर बताना कि तुम और क्या मुझसे सुनना चाहते हो। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।